Hello students, today we will solve remaining sums of exercise 7a. Let's start. Up to question 10 we have already solved in previous video. Now question number 11, 13y minus 4 minus 3 into y minus 9 minus 5 into y plus 4 is equal to 0. ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है. अब आपको पता है कि हम फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन को सोल्व करते टाइम क्या देखते हैं कि वो इक्वेशन किस टाइप की है. दिस मीन्स उसमें फ्रैक्शनल कांस्टेंट है या फिर फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है या फिर उसमें ब्रैकेट्स है. तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शंस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट है. तो जब भी ब्रैकेट होता है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं. तो सोल्व कीजिए सबसे पहले ब्रैकेट को. 13 सबसे पहले y से मल्टीप्लाई होगा फिर -4 से. जब y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 13y. उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज और 13 4 जा 52. फिर नेक्स्ट देखिए -3 को y -9 से मल्टीप्लाई करना है. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब माइनस का साइन भी हो और कोई नंबर भी हमारे पास गिवन हो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है तो या तो आप उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरा जो मैंने तरीका बताया था वो क्या बताया था कि 3 को या जो नंबर होता है सबसे पहले उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. इस क्वेश्चन में मैंने दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया है. जिस भी मेथड से आपको इजी लगे आप उससे सोल्व कर लीजिएगा. अगर आप दोनों को अलग अलग या नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे तो उस तरीके से सोल्व कर लीजिए, या फिर इस क्वेश्चन में मैंने जैसे इनको सोल्व किया है एक साथ तो उस तरीके से सोल्व कर लीजिए. अब देखिए 3 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y, और y का सिंबल कैसा था पहले प्लस का, तो अब कैसा हो जाएगा माइनस का. सिमिलरली जब -3 और -9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो कैसा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हमने प्लस का सिंबल लगा दिया. उसके बाद 3 9 जा 27, सो -3y और +27 ये इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आ गया है. अब सिमिलरली -5 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले -5 की y से मल्टीप्लीकेशन. -5 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5y. अब उसके बाद -5 और +4 को मल्टीप्लाई करना है. -5 और +4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले साइन सोल्व करेंगे. माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस. उसके बाद 5 4 जा 20, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है -20. और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था 0, तो अभी भी क्या रहेगा 0. अब देखिए ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है इक्वेशन. अब इसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ. तो देखिए वेरिएबल वाली टर्म्स कौन कौन सी है हमारे पास, ये वाली और ये वाली. इन तीनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी जो भी कुछ बचा है हमारे पास उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. सो 13y -3y एंड -5 इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया. उसके बाद इक्वल टू का साइन, फिर जो कांस्टेंट टर्म बची थी हमारे पास उनको हम राइट हैंड साइड में ले गए. अब देखिए 52 इधर माइनस का था, राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का हो गया. सिमिलरली +27 इधर प्लस का था, राइट हैंड साइड में गया तो कैसा हो गया माइनस का. उसके बाद -20 ये राइट हैंड साइड में गया तो कैसा हो गया है प्लस का. अब इनको सोल्व कीजिए. सबसे पहले इनका एडिशन करेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनका एडिशन कीजिए. देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सिमिलर साइन वाली टर्म्स होती है उनका एडिशन करते हैं. सो 5 + 3 कितना हो जाएगा -8y. देखिए -3y और -5y ये कितने हो जाएंगे -3y और -5y. माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3y और 5y कितना हो जाएगा 8y, और साइन किसका जो बड़ा है उसका, सो -8y. अब इनका हमारे पास आंसर कितना आ गया है -8y. अब उसके बाद और कौन सी वेरिएबल वाली टर्म है हमारे पास 13y. सो 13y को और ऐड कीजिए इसमें, -8y और +13y. 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा माइनस. सो 13 - 8 = 5y, और साइन किसका जो बड़ा है उसका, दैट मीन्स प्लस का. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आ गया है +5y. सिमिलरली अब राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको सोल्व करेंगे. 52 + 20, यहाँ देखिए 52 और 20 इन दोनों का साइन क्या है सेम, तो सिमिलर साइन वाले क्या होते हैं ऐड. 52 + 20 कितने हो जाएंगे 72, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 27, क्योंकि 27 का साइन कैसा है माइनस का. अब 1 + 1 माइनस क्या होगा माइनस, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 45, और साइन किसका जो बड़ा है उसका, दैट मीन्स प्लस का. यहाँ पे बड़ा कैसा है
प्लस का या पॉजिटिव, तो हमने साइन कैसा लगा दिया है, प्लस का। सो 5y इज इक्वल टू 45। अब y के साथ इधर और क्या बच गया है, आपको पता है जब भी हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी टर्म्स होती है उनको अपोजिट साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या बच गया है, 5। ये किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवीजन में। सो 45/5 इज इक्वल टू 9, बिकॉज 5 9 जा 45। सो y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 9। Now come to the next question, question number 12. 2m plus 5/3 is equal to 3m minus 10. अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पिछले जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में हमारे पास कुछ गिवन है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ गिवन है, इसके अलावा इसमें ब्रैकेट भी नहीं है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, फ्रैक्शनल टर्म्स को हम कैसे सोल्व करते हैं, आपको पता है कि हम एलसीएम लेते हैं और फिर उनको सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारे पास टर्म्स गिवन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट जितनी भी टर्म्स है उन सब का डिनोमिनेटर सेम है, उन सब का डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है या सेम है। और कितना डिनोमिनेटर है उसका, 3। उसका कंप्लीट का डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, 3। सिमिलरली राइट हैंड साइड जो है उसका कंप्लीट का डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, 1। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कब करते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट का एक ही डिनोमिनेटर हो, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी कंप्लीट साइड का एक ही डिनोमिनेटर हो। तो जब लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर कंप्लीट का सेम हो और सिमिलरली राइट हैंड साइड का भी कंप्लीट का डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दिस मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उनका डिनोमिनेटर एक ही है और राइट हैंड साइड में भी जितनी भी टर्म्स है हमारे पास उनका डिनोमिनेटर भी एक ही हो या सेम हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इनको, 2m + 5/3। यहाँ पे 3 की किससे मल्टीप्लिकेशन होगी, 3m - 10। यहाँ देखिए एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक का न्यूमरेटर और दूसरी साइड का डिनोमिनेटर। सिमिलरली 2m + 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, क्योंकि 2m + 5 क्या है, न्यूमरेटर, तो दूसरी साइड का क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने कि जितनी भी टर्म्स होती है उनको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, ताकि मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आप सिर्फ किसी एक नंबर या किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई ना करो। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे इनको तो 3 को आप सिर्फ 3m से मल्टीप्लाई करके रुक जाएंगे, जबकि 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जो कंप्लीट टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स है उन सबसे मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए इनको सबसे पहले ब्रैकेट में रख लेना और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना। तो 3 को सबसे पहले 3m से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9m। फिर उसके बाद 3 को हमें किससे करना है, 10 से। सो माइनस का सिंबल एज इट इज, उसके बाद 3 10 जा 30। इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लिकेशन करनी थी वो किससे करनी थी, 1 से। इसीलिए उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि 1 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहता है, कोई भी नंबर या कोई भी टर्म जो पहले थी वही बाद में रहती है। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया है और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ। अब कांस्टेंट वाली टर्म्स में देखिए ये -30 राइट हैंड साइड में था तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, और +5 ये लेफ्ट हैंड साइड में था। लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, पहले प्लस का था तो अब किसका हो जाएगा, माइनस का। सिमिलरली 9m जो पहले राइट हैंड साइड में था तो अब ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 2m - 9m इज इक्वल टू -30 - 5 ये आ गया है हमारे पास। अब इनका एडिशन कीजिए और उनको सोल्व कीजिए। तो देखिए 2m - 9m बेस सेम है, वेरिएबल सेम है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो 9 - 2 1 + 1 माइनस क्या होगा, माइनस। सो 9 - 2 इज इक्वल टू 7m और साइन किसका, जो बड़ा इंटीजर है उसका। सो यहाँ पे किसका आ जाएगा, माइनस का। सो -7m इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स है, -30 और -5। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो 30 + 5 इज इक्वल टू 35, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा है उसका या माइनस का। सो -35। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं -7 इज इक्वल टू -7m इज इक्वल टू -35। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। उसके बाद m के साथ
7 इधर बच गया है तो उसको हमने और सोल्व करना है, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और आपको पता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वेरिएबल के साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो m के साथ यहाँ पे 7 और बच गया है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 7 इधर किस में था, मल्टीप्लीकेशन में, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में। सो m की वैल्यू आ गई है 35/7, दैट इज इक्वल टू 5। सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। Now let's see next question. Question number 13. 6 into 3x plus 2 minus 5 into 6x minus 1 is equal to 3x minus 8 minus 5 into 7x minus 6 plus 9x. ये स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि किस टाइप की एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या गिवन है, क्या यहाँ पे फ्रैक्शनल टर्म्स है, नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, क्या यहाँ पे ब्रैकेट्स गिवन है, हाँ यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ब्रैकेट्स गिवन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम उन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। दैट मीन्स जो ब्रैकेट के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 को 3x से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12। अब फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास सोल्व हो गया है। नेक्स्ट ब्रैकेट देखेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट देखते टाइम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस का सिंबल भी है और एक नंबर भी गिवन है, तो हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहे तो -5 को कंप्लीट को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरा मेथड ज़्यादा इजी लगता है जो मैंने पहले बताया था, दैट इज़ पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसी स्टेप से किया है। तो सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30 और x, सो 30x माइनस, क्योंकि -1 ये माइनस का सिंबल था, माइनस का सिंबल हमने एज इट इज रखा है। उसके बाद 5 1 जा 5, ये देखिए माइनस का सिंबल अभी भी बाहर है, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने, इसीलिए साइन जो पहले थे वही रहेंगे सेम। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गई है। उसके बाद 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 8 जा 24 और साइन जो पहले था वही, सो -24। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए -5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7x - 6 से। तो यहाँ पे भी माइनस का सिंबल भी है और एक नंबर भी गिवन है। दोनों जब गिवन होते हैं तो आप चाहें तो उनको दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट स्टेप में आप पहले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस के सिंबल को। तो मैंने पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया है। 5 7 जा 35x माइनस 5 6 जा 30, सो 35x माइनस 30। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब भी माइनस और कोई नंबर गिवन हो तो उस टाइम जब आप मल्टीप्लिकेशन करें और दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स एक बार आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ब्रैकेट को हटाना नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट अभी कंप्लीटली सोल्व नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप -5 को कंप्लीट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब आप ब्रैकेट हटा सकते हैं। उसके बाद 9x एज इट इज। हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो जो ब्रैकेट बच गए थे जहाँ पे माइनस को हमने सोल्व नहीं किया था उनको सोल्व करेंगे। सिर्फ जहाँ पे हमें माइनस मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे चेंज होगा, और वहाँ पे क्या चेंज होगा, जो साइन अंदर ब्रैकेट में पहले प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे। सो 30x पहले प्लस का था माइनस का हो गया, 5 पहले माइनस का था अब प्लस का हो गया। सिमिलरली ये ब्रैकेट और रह गया था हमारा, इस वाले को और सोल्व करना है। 35 पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया, सो -35x और -30 पहले माइनस का था तो अब प्लस का हो गया। अब इसके बाद जो टर्म्स है हमारे पास वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ। तो इनको पहले मार्क कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, और ये 5 टर्म्स हमारे पास वेरिएबल वाली, इनको हम एक तरफ या लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। सो 18x लेफ्ट हैंड साइड में थी, इसको हमने एज इट इज रखा। उसके बाद -30x ये भी लेफ्ट हैंड साइड में थी, एज इट इज रखा। उसके बाद 3x ये राइट हैंड साइड में थी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पहले प्लस की थी तो अब माइनस की हो गई है। सिमिलरली -35x ये पहले राइट में थी, अब इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका साइन कैसा आ गया है, प्लस का। उसके बाद
प्लस 9x, 9x और बच गया है उसको ले जाएंगे यहाँ पे, ये प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, सो माइनस 9x। अब उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म्स को देखेंगे। कांस्टेंट वाली टर्म्स देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी है, प्लस 12 प्लस 5, और उसके अलावा जितनी भी है वो सारी किधर है, राइट हैंड साइड में, तो उनको लिख लेते हैं। माइनस 24 ये राइट हैंड साइड में थी तो इसका साइन एज इट इज, प्लस 30 ये भी राइट हैंड साइड में थी तो इसको भी हमने एज इट इज लिख लिया। इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड साइड में थी उनको ले जाएंगे, सो प्लस 12 ये लेफ्ट हैंड साइड में थी, राइट हैंड साइड में आएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का था 12 पहले, अब माइनस का हो गया है। सिमिलरली 5 पहले प्लस का था, अब माइनस का हो गया है। अब इनको सोल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स हमारे पास कैसी हैं, प्लस की है और कुछ हमारे पास माइनस की है। तो सबसे पहले सिमिलर साइन वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। सो 18 पहले हम प्लस वाली को ऐड कर लेते हैं, 18x प्लस 35x, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 53x। उसके बाद अब जो माइनस साइन वाली जो टर्म्स है उनको ऐड कर लेते हैं, माइनस 30x, माइनस 3x और माइनस 9x, इनको ऐड करेंगे। अब उसके बाद देखिए माइनस 30x और माइनस 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो 30 प्लस 3 33 और साइन किसका, माइनस का, सो माइनस 33। अब एक टर्म और बच गई है हमारे पास, उसको भी ऐड करेंगे, माइनस 9। अब माइनस 33 और माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 42x। उसके बाद साइन किसका, जो बड़ी टर्म है उसका, या यहाँ पे क्योंकि दोनों ही माइनस की है तो साइन भी कैसा आएगा, माइनस का, सो 53x माइनस 42x। उसके बाद राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सबसे पहले प्लस की टर्म्स को लिखेंगे, प्लस की सिर्फ एक ही टर्म है उसको हमने लिख लिया 30। उसके बाद माइनस की जितनी भी टर्म्स है उनको ऐड करेंगे, क्योंकि सिमिलर साइन वाली जितनी भी टर्म्स होती है, चाहे वो प्लस प्लस वाली टर्म्स हो या फिर माइनस माइनस वाली टर्म्स हो, वो हमेशा क्या होती है, ऐड, और साइन जो उनका सबका था पहले वही। सो यहाँ पे माइनस 24, माइनस 12 और माइनस 5 को जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया है, माइनस 41। अब देखिए इनको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11x इज इक्वल टू माइनस 11। अब x के साथ 11 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में, सो हमारे पास आंसर कितना आ गया है, -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, t माइनस 2t प्लस 5 माइनस 5 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4t माइनस 3t माइनस 4। ये देखिए इसको हमने सोल्व करना है। अब सबसे पहले सोल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं कि क्या हमारे पास जो टर्म्स गिवन है उनमें कहीं ब्रैकेट गिवन है या फ्रैक्शनल टर्म्स गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म्स नहीं है, सिर्फ क्या है, ब्रैकेट्स गिवन है। तो इसको हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को सोल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहें तो माइनस और जो नंबर गिवन है उनको एक साथ सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दिक्कत आती है तो सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में माइनस के सिंबल को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। फिर उसके बाद जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ, और उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 7। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 2/3x इज इक्वल टू 3/8x प्लस 7/12x। अब देखिए ये फ्रैक्शनल टर्म है, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है। अब आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल टर्म्स होती है या जहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन होता है उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से। कंप्लीट का एक डिनोमिनेटर होता है और राइट हैंड साइड में कंप्लीट का एक डिनोमिनेटर होता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है डिनोमिनेटर, लेकिन जितनी भी टर्म्स होंगी एक तरफ, एक साइड में एक कंप्लीट का एक डिनोमिनेटर होगा और दूसरी तरफ कंप्लीट जितनी भी टर्म्स होंगी उनका भी एक कॉमन डिनोमिनेटर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका अलग है। राइट हैंड साइड में ही हमारे पास दो डिनोमिनेटर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकती। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे। अब एलसीएम मेथड से हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे जितनी भी टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, हम कंप्लीट का एक ही बार में एलसीएम ले लेते हैं। लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक चीज़ और करनी है, आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको हम पहले ही एक तरफ कर सकते हैं। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ही इनको एक तरफ कर लेते हैं। वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 24।
एलसीएम 24 आ गया है, तो अब इनके न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म देखिए 2/3x, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर कितना था 3, तो 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 8। अब 8 को हमें 2x से मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 16x। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं हम, जब भी एलसीएम मेथड से हम फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, माइनस का साइन था तो हमने माइनस का साइन एज इट इज रखा है। 3/8x, डिनोमिनेटर कितना है 8, 8 से 24 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। अब 3 की 3x से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9x। अब इक्वल टू का साइन था तो हमने इक्वल टू का साइन एज इट इज रखा है। उसके बाद जो इक्वल टू के बाद जो टर्म है हमारे पास उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 12, 12 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, तो हमारे पास कितना आ गया है 14। अब ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास एलसीएम लेने के बाद और न्यूमरेटर सोल्व करने के बाद। अब देखिए, जब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंप्लीट का जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो उस एलसीएम को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं या छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने एलसीएम को छोड़ दिया है। मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन में आपको सोल्व करके दिखाया था, क्योंकि इसको हम क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि अगर इसको हम सोल्व भी करेंगे तो लास्ट में ये कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन उससे हमारे 2-3 स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते ही इसको छोड़ देते हैं या रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 7x इज इक्वल टू यहाँ पे 16x माइनस 9x इज इक्वल टू 14, ये आ जाएगा। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x माइनस 9x, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 14। अब देखिए 7x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 14। अब x के साथ और क्या बच गया इधर 7, सो 7 को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में, दूसरी तरफ जाके डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू 14/7 दैट इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 2। अब आपको पता है कि मैं 5 क्वेश्चंस पे एक को चेक करके दिखाती हूँ, एक के रिजल्ट को चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। जब भी हमें चेक करना होता है तो हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन गिवन है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन क्या है 2/3x, और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2। सो x की जगह हमें क्या पुट करना है 2, सो 2/3x। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे x की जगह पे 2, सो 2/3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4/3। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी क्वेश्चन में 3/8x प्लस 7/12। अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2, सो 3/8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7/12। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 7/12। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक का 4 है एक का 12 है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 16/12 दैट इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए 4/3 ही हमारे पास क्या आ रही थी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है, क्योंकि दोनों के बीच में सिंबल कैसा था इक्वल टू का। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा आंसर जो था वो क्या है करेक्ट है। दैट मीन्स हमने जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है वो करेक्ट फाइंड आउट की है। Now let's see next question. Question number 16. 3x minus 1/5 minus x/7 is equal to 3. हमें इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करते हैं कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो कैसी है, उसमें कोई फ्रैक्शनल टर्म्स है या फिर उसमें ब्रैकेट्स गिवन है या फिर उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म्स है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जब भी हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म्स होती है या डिनोमिनेटर में कुछ गिवन होता है तो हम क्या चेक करते हैं कि उसको एलसीएम वाले मेथड से सोल्व किया जा सकता है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हम सोल्व नहीं कर सकते, इसे हम एलसीएम के मेथड से सोल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हम इसे क्यों नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उन सबका उन सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पे 3x माइनस 1 का डिनोमिनेटर कितना गिवन है 5 और x का डिनोमिनेटर कितना है 7। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे नहीं हो सकती। सो अब नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, एलसीएम वाला मेथड। सो एलसीएम वाले मेथड से अब इसको सोल्व करेंगे। सो एलसीएम वाले मेथड से सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं,
जितनी भी टर्म्स है हमारे पास उन सबको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट मीन्स सबका डिनोमिनेटर अलग अलग करके और फिर उनको लिख लेते हैं। अब देखिए 3x माइनस 1, जो ये 5 है डिनोमिनेटर, वो 3x का भी डिनोमिनेटर है और -1 का भी डिनोमिनेटर। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स है उनको उनके डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग करके लिखेंगे, सेपरेटली लिखेंगे। देखिए 3x के साथ भी डिनोमिनेटर कितना है 5 और 1 का भी डिनोमिनेटर कितना है 5। तो इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सेपरेट करके लिख लिया है, अलग अलग करके लिख लिया है, 3x/5 माइनस 1/5। अब उसके बाद जितनी भी टर्म्स है वो ऑलरेडी अलग अलग ही गिवन है। सो -x/7 इज इक्वल टू 3/1। अब इन टर्म्स को इनके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करने के बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ। अब देखिए वेरिएबल वाली टर्म्स को हमने मार्क कर लिया है, उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। 3x/5 माइनस x/7 इज इक्वल टू 3/1। ये ऑलरेडी पहले ही राइट हैंड साइड में था तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद -1/5, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का था तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। सो 3/1 प्लस 1/5 ये हमारे पास आ गई है। हमने कांस्टेंट और वेरिएबल वाली टर्म्स को अलग अलग कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे 5, 7 और 1 का। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 35। एलसीएम लेने के बाद हमने न्यूमरेटर को सोल्व करना है। न्यूमरेटर को सोल्व करने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है हमारे पास हम उस एलसीएम को छोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। उसके बाद 21x माइनस 5x, जब इनको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 16x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा हमारे पास, 105 प्लस 7 इज इक्वल टू 112। अब इसके बाद x के साथ 16 और बच गया है, इसको भी हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो 16 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, दूसरी साइड जाएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवीजन में। और इसको जब हमने सोल्व किया है तो कितना आ गया है, x इज इक्वल टू 112/16 दैट इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 7 इज आवर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 2x माइनस 3/1 इज इक्वल टू 3/10 इंटू 5x माइनस 12। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करते हैं कि किस टाइप की एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। दैट मीन्स वो उसमें कुछ फ्रैक्शनल टर्म्स है या फिर उसमें कोई ब्रैकेट गिवन है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती है तो सबसे पहले हम उसमें पहचान करते हैं कि किस टाइप की इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल टर्म्स भी है और ब्रैकेट भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 2x माइनस 3/1 इज इक्वल टू 3/10 इंटू 5x माइनस 12। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसे हमें सोल्व करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो किस टाइप की इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये फ्रैक्शनल टर्म्स है इसमें या फिर ब्रैकेट है। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल टर्म्स भी है हमारे पास और ब्रैकेट भी है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट सोल्व कीजिए। देखिए ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3/10 है, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, मीन्स 3 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उससे, और 10 अंदर पूरे से डिवाइड होगा। सो 10 तो पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया, ये हमें पता है। अब देखिए 10 पूरे के डिनोमिनेटर में है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है, 1, और जो राइट हैंड साइड है उसमें पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 10। तो इसका मतलब है जब राइट हैंड साइड में भी कंप्लीट का डिनोमिनेटर सेम है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कंप्लीट का डिनोमिनेटर सेम है, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट जितनी भी टर्म्स है उन सब का डिनोमिनेटर 1 है, और जो राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उन सब का डिनोमिनेटर भी लेफ्ट हैंड साइड से बेशक अलग हो लेकिन कंप्लीट जितनी भी टर्म्स है जो राइट हैंड साइड में है उन सब का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उन सब का डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, 10। सो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर कंप्लीट का है 10 और लेफ्ट हैंड साइड में है 1। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते टाइम या जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमें ब्रैकेट जरूर लगा देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले।
अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 10 को जब हम 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 को पहले 2x से कीजिए, 10 2 जा 20, सो 20x माइनस 10 3 जा 30। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सोल्व हो गई है। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में जब हमने ब्रैकेट को सोल्व किया था तो कितना आया था हमारे पास? 3 5 जा 15x माइनस 12 3 जा 36, सो 15x माइनस 36। अब देखिए जब इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लिकेशन होनी थी? इसकी 1 से। तो जब 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इसीलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ये टर्म्स क्या रही हैं? सेम रही हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ तक जितने भी स्टेप्स हमने करवाए हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको ये चेक करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें फ्रैक्शनल टर्म्स है या फिर ब्रैकेट गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म्स भी थी और ब्रैकेट भी गिवन था। तो इसको हम कैसे सोल्व करते? सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया है। जब हमने ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड में कंप्लीट जितनी भी टर्म्स थी उन सबका डिनोमिनेटर क्या बन गया है? 10। अब जब राइट हैंड साइड में कंप्लीट का डिनोमिनेटर एक ही नंबर है, दैट इज 10, और लेफ्ट हैंड साइड में भी जितनी भी टर्म्स है उन सबका डिनोमिनेटर सेम है, और वो कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है 1 और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है 10। तो अब जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट जितनी भी टर्म्स होती है उन सबका डिनोमिनेटर सेम होता है, एक ही नंबर डिनोमिनेटर होता है, और राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स होती है उन सबका डिनोमिनेटर एक ही नंबर होता है, तब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है और उसके बाद इनको सोल्व किया है। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई है और जो ब्रैकेट था वो पहले ही सोल्व कर दिया है हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है? वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ, क्योंकि यहाँ पे अब हमें एलसीएम लेने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि या तो एलसीएम लेना होता है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर क्वेश्चन में नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ वहीं होती है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सब जितनी भी टर्म्स होती है उन सबका डिनोमिनेटर एक ही नंबर हो, और राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उन सबका डिनोमिनेटर एक ही नंबर हो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया है और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया है। अब इसके बाद 5x इज इक्वल टू -6। अब x के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू -6/5। ये हमारा आंसर आ गया है। Now let's see next question, question number 18, y minus 1/3 minus y minus 2/4 is equal to 1। अब यहाँ पे ये algebraic equation हमारे पास given है। अब आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि किस टाइप की algebraic equation हमारे पास given है। दैट मीन्स उसमें कहीं पे ब्रैकेट्स है या फिर उसमें कहीं फ्रैक्शनल टर्म्स है। तो ये देखिए किस टाइप की इक्वेशन हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म्स है, ब्रैकेट कहीं गिवन नहीं है। तो जब भी फ्रैक्शनल टर्म्स होती है तो उनको हम ये चेक करते हैं कि किस मेथड से इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम वाले मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि जो दोनों साइड होती है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट का डिनोमिनेटर कोई एक नंबर होना चाहिए और राइट हैंड साइड में कंप्लीट का डिनोमिनेटर कोई दूसरा नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ही एक ही साइड में दो डिनोमिनेटर गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या गिवन है? 3, और जो दूसरी टर्म्स है उनका डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो यहाँ पे तो एक ही साइड में दो डिनोमिनेटर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम एलसीएम वाले मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो अब एलसीएम वाले मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितनी भी टर्म्स हमारे पास गिवन है उनको उनके डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग करके फिर हमें लिखना है। अब देखिए y माइनस 1/3, ये 3 y का भी डिनोमिनेटर है और -1 का भी डिनोमिनेटर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको इनके डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग करके सेपरेटली लिखेंगे। सो y/3 माइनस 1/3। अब देखिए जो ये माइनस का सिंबल है ये y-2 कंप्लीट के साथ है। सो इसको हम सिर्फ y के साथ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद माइनस के सिंबल को सोल्व करेंगे और फिर इन टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये माइनस का जो सिंबल है वो कंप्लीट टर्म्स के साथ है या फिर किसी एक टर्म के साथ है? अब देखिए माइनस के सिंबल के बाद
जो हमारे पास टर्म्स है उन सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म्स है ये ब्रैकेट में है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, कुछ टर्म्स का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको ऑटोमेटिकली ये मान के चलिए कि वो किस में है, ब्रैकेट में है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में है ये, तो इसीलिए इसको हमने ब्रैकेट लगा लिया है। ब्रैकेट में ये वाली टर्म्स भी है क्योंकि इनका भी डिनोमिनेटर कितना है, सेम है। लेकिन यहाँ पे आगे माइनस का सिंबल नहीं था, इसलिए इसको हमने डायरेक्टली सोल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसके बाहर क्या है, माइनस का सिंबल है, तो इसको पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि माइनस का सिंबल जब भी बाहर होता है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो अब देखिए ब्रैकेट का साइन हमने लगा लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे। y/3 माइनस 1/3 ये वाली टर्म्स एज इट इज, उसके बाद माइनस y/4 हमने यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर को भी सेपरेट करना है और माइनस का जो सिंबल है उसको भी रिमूव करना है, या फिर उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस का सिंबल जो है वो पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, -y/4। 4 क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों टर्म्स के साथ है, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सो -y/4। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, सो माइनस माइनस प्लस। अब ये 2 पहले माइनस का था, अब किसका हो जाएगा, प्लस का, और डिनोमिनेटर कितना है 2 का भी, 4, सो 2/4 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो टर्म्स है हमारे पास वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ कर लिया है, और उसके बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है उनको हमने एक तरफ कर लिया है। ये 1 राइट हैंड साइड था, इसको हमने एज इट इज रखा है। उसके बाद -1/3 ये लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का था और यहाँ पे किसका हो जाएगा, प्लस का। सो यहाँ पे प्लस का हो गया। उसके बाद और कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी बची है, +2/4। इसको भी जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। क्यों, क्योंकि ये पहले प्लस में था और उसके बाद जब राइट हैंड साइड में इसको लेके जाएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, -2/4। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका एलसीएम लेना है। देखिए जितनी भी टर्म्स है हमारे पास उन सबका हम एलसीएम एक साथ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 12। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है और न्यूमरेटर को सोल्व कर दिया है। न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स थी उनको हमने सोल्व कर दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो एलसीएम था हमारे पास उसको रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में था और इसीलिए हम उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि बाद में वो क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो इसलिए हम अपने स्टेप्स कम करने के लिए उसको यहीं पे रिमूव कर देते हैं। तो हमने इसको रिमूव कर दिया है, हटा दिया है यहाँ से। अब जो न्यूमरेटर है उनको सोल्व कीजिए। 4y - 3y, सो 4y - 3y ये बच गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास, 12 + 4। सबसे पहले जो सिमिलर साइन वाली टर्म्स होती है उनको हम ऐड कर लेंगे। 12 + 4 = 16 और -6। उसके बाद 4 - 3y = y या 1y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना बच जाएगा, 16 - 6 = 10। तो हमारे पास आंसर आ गया है y = 10। Now come to the next question. Question number 19. X - 2/4 plus 1/3 = x - 2x - 1/3। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद हमें क्या चेक करना है फर्स्ट स्टेप में, कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसमें क्या गिवन है, हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है या फिर फ्रैक्शनल टर्म्स गिवन है, क्योंकि वहीं से हमें पता लगेगा कि हम किस मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले मेथड से सोल्व करेंगे या फिर एलसीएम वाले मेथड से सोल्व करेंगे या फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन नहीं है। अगर आपको ध्यान देना है तो अच्छे से पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म है जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनके बाहर माइनस का साइन है, तो हम अपनी इजीनेस के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब देखिए ऐसी जो टर्म्स है हमारे पास उनमें ब्रैकेट होता तो है लेकिन वो इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देता। और वो किस लिए दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वही ये चीज़ बताता है कि यहाँ पे ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी टर्म्स है उनका
डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। और जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपस में क्या है, ब्रैकेट में गिवन है। तो उनसे पहले अगर माइनस है या फिर कोई नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको आपने कंप्लीट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसको आपने कंप्लीट से मल्टीप्लाई करना है। अब उसके बाद हमें ये पता लग गया है कि यहाँ पे ब्रैकेट है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि ये जो टर्म्स है, ये फ्रैक्शनल टर्म्स है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं या फिर एलसीएम वाले मेथड से ये सोल्व होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिनोमिनेटर गिवन हो। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने डिनोमिनेटर गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 और 2। सिमिलरली यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में भी 2 डिनोमिनेटर है, 1 और ये देखिए 1 और 2। यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है और 2 ही डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड का भी एक ही डिनोमिनेटर हो और राइट हैंड साइड में भी कोई दूसरा नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कंप्लीट राइट हैंड साइड का एक ही होना चाहिए। तो इस तरीके से अब इसको सोल्व नहीं किया जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इसको हम किससे सोल्व करेंगे, एलसीएम वाले मेथड से। अब एलसीएम वाले मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये इनविजिबल ब्रैकेट्स है उनको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी टर्म्स है हमारे पास उनको हमें उनके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेटली अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो इनको लिखिए अलग अलग करके। x के साथ जो ये डिनोमिनेटर है वो x के साथ भी रहेगा और -2 के साथ भी। सो x/4 -2/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू x/1। अब माइनस का जो ये साइन है इसकी वजह से हमें पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। सो माइनस ये 2x है, ये पहले किसका है ब्रैकेट के अंदर, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। सो -2x और डिनोमिनेटर कितना है इसका 3, -2x/3। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखेंगे ब्रैकेट में क्या है, -1। अब देखिए ये -1 ब्रैकेट में किसका है, माइनस का। अब बाहर ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो +1 और डिनोमिनेटर 1 का भी कितना है 3, क्योंकि कंप्लीट का डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 3। सो +1/3 ये टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हमने सबका डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। अब वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कीजिए, x/4 x/1 ये प्लस का था, जब लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस का। सिमिलरली 2x/3 ये माइनस का था, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब उसके बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है उनको सोल्व कीजिए दूसरी तरफ। अब राइट हैंड साइड में देखिए जो टर्म्स है हमारे पास 1/3, इसको मैंने बाद में लिख दिया है। ये 1/3 जो था ये प्लस का था, तो राइट हैंड साइड में जो था वो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ही है। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड से जो टर्म्स आएंगी उनको देखिए, 1/3 ये लेफ्ट हैंड साइड में था तो ये राइट हैंड साइड में आ गया, लेकिन कैसा हो जाएगा, ये माइनस का। अब उसके बाद 2/4 ये माइनस का था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अब हमने कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया है और वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो यहीं पे कट कर सकते हैं। देखिए एक 1/3 माइनस का है और एक 1/3 प्लस का है, तो अगर आप चाहें तो इनको यहीं पे कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 4, 3 और 1 का 12। एलसीएम लेने के बाद हमने न्यूमरेटर को सोल्व करना है। जब न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। अब न्यूमरेटर को हमने सोल्व कर दिया है। न्यूमरेटर को सोल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंप्लीट का, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसको रिमूव कर दिया है हमने। अब हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर में जो टर्म्स आई थी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो सिमिलर साइन वाली टर्म्स थी उनको क्या करेंगे, ऐड। 3x और 8x ये क्या हो जाएंगी, ऐड। 8 + 3x इज इक्वल टू 11x - 12x इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में देखिए जो टर्म्स है उनको सोल्व करेंगे। +4 और -4 क्या हो जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या टर्म बच जाएगी, 6। अब इसके बाद 11x - 12x, 1 + 1 - क्या हो जाएगा, माइनस।
12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1 और साइन किसका जो बड़ा है उसका, सो -1x इज इक्वल टू 6। अब देखिए -1 जो है ये x के साथ इधर मल्टीप्लीकेशन में दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया है -6। या फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि x के साथ ये माइनस का सिंबल है इसको हम किधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया है x का, या x की वैल्यू कितनी आ गई है, x इज इक्वल टू -6। Now come to the next question, question number 20, 2x minus 1 upon 3 minus 6x minus 2 upon 5 is equal to 1 upon 3। अब ये देखिए हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन गिवन है। इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो किस टाइप की एल्जेब्रिक इक्वेशन है। दैट मीन्स उसमें कोई फ्रैक्शनल टर्म्स है या फिर कहीं पे ब्रैकेट गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल टर्म्स है हमारे पास। अब फ्रैक्शनल टर्म्स को हम कैसे सोल्व करते हैं, फ्रैक्शनल टर्म्स को हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सोल्व करेंगे या फिर उसे एलसीएम वाले मेथड से। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिनोमिनेटर है, 1 और 2 डिनोमिनेटर है और दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड तभी अप्लाई हो सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट टर्म्स का डिनोमिनेटर एक ही नंबर हो। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी जितनी भी टर्म्स हो वो लेफ्ट हैंड साइड से बेशक अलग डिनोमिनेटर हो, लेकिन कंप्लीट राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उन सब का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम हो और राइट हैंड साइड में भी जितनी भी टर्म्स हो उनका डिनोमिनेटर भी कोई एक ही नंबर हो। अब यहाँ पे तो दो डिनोमिनेटर गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में 3 और 5, तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो अब इसको हम एलसीएम वाले मेथड से सोल्व करेंगे। अब एलसीएम वाले मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले जितनी भी टर्म्स हमारे पास गिवन है उनको हमें सेपरेट करना है, उनके डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग करके लिखना है। अब अलग अलग करके लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसमें जो ब्रैकेट होता है वो इनविजिबल होता है। तो यहाँ पे इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया है, इसको भी ब्रैकेट में रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे इन टर्म्स का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। 6x माइनस 2 पे देखिए 6x और -2 इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उनको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो अब हमने इनको ब्रैकेट में रख लिया है। उसके बाद अब फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट सोल्व करेंगे और फिर इन टर्म्स को अलग अलग करके सेपरेट करके लिखेंगे। 2x के बाहर देखिए ब्रैकेट से बाहर कुछ नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो 2x के साथ भी डिनोमिनेटर 2x अपॉन 3 माइनस 1 के साथ भी डिनोमिनेटर 1 अपॉन 3। उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स देखिए, इनमें ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो सबसे पहले हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ये 6x किसका था ब्रैकेट में, प्लस का, अब किसका हो जाएगा, माइनस का। सो माइनस 6x। अब हमें डिनोमिनेटर को भी सेपरेट करना है, सो 6x अपॉन 5। अब उसके बाद ये माइनस का सिंबल है, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो 2 किसका आ जाएगा, प्लस का। और डिनोमिनेटर हमें 2 के साथ भी सेपरेट करके लिखना है। सो प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो ये हमने टर्म्स को सेपरेट करके लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया है, कांस्टेंट वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है, 15। उसके बाद हमें क्या सोल्व करना है, न्यूमरेटर को सोल्व करना है। न्यूमरेटर को सोल्व करने के बाद जो एलसीएम आया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, उसको हम रिमूव कर देंगे। इसको हमने रिमूव कर दिया है तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 10x माइनस 18x इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10। सो 5 + 5 10 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। अब इनको हमें क्या करना है, आगे सोल्व करना है। 10x माइनस 18x, 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 और साइन किसका, जो बड़ा है उसका। सो माइनस 8x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब देखिए माइनस का साइन जो इधर था उसको हम किधर ले गए, राइट हैंड साइड में। सो 8x इज इक्वल टू -4। अब x के साथ
ये 8 इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया है -1/2। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास -1/2। अब देखिए हर 5 क्वेश्चन पे मैं एक क्वेश्चन का आपको चेक करके आंसर चेक करके सोल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 20th क्वेश्चन है, 15 का किया था लास्ट हमने, तो अब 20th क्वेश्चन का भी आंसर चेक करके देखेंगे। अब हम आंसर चेक करके कैसे देखते हैं, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन को लिखेंगे। सो हमने इक्वेशन लिख ली है। अब इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद जो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है -1/2, क्योंकि हमारा आंसर कितना आया है -1/2। सो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने वैल्यूज़ क्या पुट कर दी है -1/2। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या हो गया है -1 और -1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 3। उसके बाद माइनस का सिंबल एज इट इज, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई -1/2, सो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। अब ये कितना हो जाएगा -3। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जो डिनोमिनेटर है जिनका सेम है जितनी भी टर्म्स का, वो किस में है, ब्रैकेट में है। तो ये जो टर्म्स है ये किस में है, ब्रैकेट में है। ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। सो 6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया -1/2 से तो कितना आ गया -3 और -2 एज इट इज़, तो ये भी ब्रैकेट में है एज इट इज़, क्योंकि इनका भी डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास सेम है। तो अब इनको अब इनको सोल्व कीजिए आगे, कितना आ जाएगा -1 और -1 क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, सो -2/3। सिमिलरली -3 और -2 क्या आ जाएगा हमारे पास -5। ये देखिए ब्रैकेट में था हमारे पास, तो यहाँ पे भी हमारे पास किस में रहेगा, ब्रैकेट में। सो -3 -2 जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 और -2 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 = 5 और साइन किसका, जो बड़ा है उसका। सो -5/5। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में हमने एज इट इज रख दिया है, क्योंकि अभी बाहर जो माइनस का साइन है वो सॉल्व नहीं हुआ है। उसके बाद -2/3 प्लस 5 से 5 कैंसिल आउट और -1 और माइनस माइनस, एक ये बाहर वाला माइनस और एक जो ब्रैकेट में माइनस है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास कितना आ गया है -2/3 प्लस 1। यहाँ पे +1 कहाँ से आया, 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद जो ये माइनस का साइन था ये एज इट इज -1 और एक बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब -2/3 प्लस 1, जब इनको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/3। और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन में क्या गिवन है 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1/3। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस आवर आंसर इज करेक्ट। हैंस x इज इक्वल टू -1/2।